my dear students, a very warm welcome to all of you at Arihant पढ़ाकू। तो कैसे हैं आप सब लोग? I hope all of you are doing absolutely good। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का इक्विलिब्रियम चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, तो क्लास 11th में अगर हमें टर्म 2 में अच्छे मार्क्स सिक्योर करने हैं तो यू हैव टू रेफर दैट बुक। हमें इस अरिहंत बुक को रेफर करना पड़ेगा। और मैं बार बार यही चीज कहती हूँ कि हम इस बुक को क्यों रेफर कर रहे हैं, क्योंकि ये बुक जो है इसमें हमारे एनसीईआरटी के फ्लो के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक्स लाइन से दिए हुए हैं और वो बहुत ही ब्रीफ वे में हमें दिए गए हैं, ताकि जब हम उन फॉर्मूला या जब हम उस टॉपिक को रिवाइज करें तो हमें क्विकली उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ मिल सके। तो 11th क्लास के अकॉर्डिंग हमें टर्म 2 के लिए इस बुक को रेफर करना है, क्योंकि सारे ही चैप्टर्स इसमें एनसीईआरटी के टॉपिक्स के फ्लो के अकॉर्डिंग गिवन है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेदर इट इज सब्जेक्टिव, वेदर इट इज वेरी शॉर्ट और वेदर इट मे बी द लॉन्ग आंसर लाइक केस बेस्ड स्टडी और असर्शन रीजन, सभी क्वेश्चंस हमें इस बुक में प्रोवाइडेड हैं। सो जस्ट रेफर दैट बुक। ओके, तो इसी बुक का हम आज चैप्टर नंबर जो 3rd है हमारे टर्म 2 का, दैट इज इक्विलिब्रियम, उसको बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि इक्विलिब्रियम में हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो क्वेश्चंस हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करते हुए करेंगे। सबसे पहले बात इक्विलिब्रियम की मैं करूं तो इक्विलिब्रियम में बच्चों जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, इट इज बेसिकली द वैल्यू फॉर कैलकुलेटिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, इक्विलिब्रियम हमारा फिजिकल प्रोसेसेस में भी होता है, इक्विलिब्रियम हमारा केमिकल प्रोसेसेस में भी होता है। तो फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस को ध्यान में रख के जो सबसे पहला टॉपिक यहाँ बना, इट इज लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रिया। ओके, तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम पे हम क्वेश्चंस करेंगे जिसमें मोस्टली हम Kc की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एंड दिस Kc इज नोन एज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देयर। ओके, नाउ सेकंड थिंग दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर will be about the buffer solutions. Thirdly, we will discuss about the ionic equilibrium. Then we have solubility product and then we have the Lee-Chatelier's principle. ये सारे टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं और वन बाय वन हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आज इस टॉपिक्स के ऊपर सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा बफर सॉल्यूशन, उसका पीएच। देन वी हैव ionic equilibrium. After this you have Lee-Chatelier's principle. And finally we have some questions on solubility product. Okay बच्चों, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे जो कि हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे इन टॉपिक्स के ऊपर। तो मार्क दिस टॉपिक्स एज ए इम्पॉर्टेंट वन, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेटली हमारा जो भी क्वेश्चन अराइज होगा वो इन टॉपिक्स में से ही होगा, क्योंकि ये इस चैप्टर के सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और टॉपिक्स हैं। और ये इक्विलिब्रियम चैप्टर जो है ये हमारी केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ आइडिया अबाउट द इक्विलिब्रियम कंडीशंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस। ओके, सो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन से एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे Kc की वैल्यूज को। क्लियर? तो लेट्स सी व्हाट द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग। ये हमारा बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है। सो द क्वेश्चन इज सेइंग the following concentrations were obtained for the formation of NH3 from N2 and H2 at the equilibrium of 500 Kelvin. हमें गिवन है N2H2 और यहाँ होगा हमारा NH3। NH3 की तीनों की कॉन्सेंट्रेशन हमें यहाँ गिवन है और हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें यहाँ कैलकुलेट करना है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर? अब सबसे पहली चीज, तो जब भी हम किसी रिएक्शन का Kc कैलकुलेट करेंगे
वहाँ हमें रिएक्शन का पता होना बहुत ज़रूरी है. इफ़ यू डोंट नो द रिएक्शन यू माइट नॉट बी एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kc हियर. हम Kc को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे. ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन में गिवन कंडीशंस को लिख लेते हैं. अब हमारी गिवन कंडीशंस क्या है, हमें गिवन है कि N2 हमारा 1.5 इंटू 10 की पावर -2 m है, H2 हमारा 3.0 इंटू 10 की पावर -2 m है. देन NH3 की जो कॉन्सेंट्रेशन मुझे गिवन है इट इज 1.2 इंटू 10 की पावर -2 m. ये कंडीशंस मुझे यहाँ पर गिवन है. अब मुझे Kc को कैलकुलेट करना है. Kc इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दैट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन. ओके, नाउ अभी मैंने बोला कि जब भी हमें कोई भी कांस्टेंट की यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी वी मस्ट नो द केमिकल रिएक्शन फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोसेस दैट इज हैपनिंग हियर. तो हमें पता है यहाँ पर N2 और H2 से क्या बन रहा है, N2 और H2 से यहाँ पर बच्चों अमोनिया फॉर्म हो रहा है. ओके, सो N2 और H2 मिलके यहाँ पर ये रिएक्शन हमारी रिवर्सिबल होती है, ये अमोनिया फॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, अब हम यहाँ पर देखें तो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है. N2 कितने हैं, 2 हैं, लेकिन राइट हैंड साइड में मैं देखूं तो हमारे पास में एक ही N है, तो मुझे यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए. नाउ यहाँ हम देखें तो हाइड्रोजन हमारे 2 हैं, लेकिन मैं प्रोडक्ट साइड में देखूं तो इट इज 3 2 जा 6, हाइड्रोजन हो गए हमारे यहाँ पर 6. ओके, तो हाइड्रोजन को 6 बनाने के लिए मुझे यहाँ 3 सब्स्टिट्यूट करना होगा. ओके, तो ये हो गई हमारी रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया एंड दिस इज बेसिकली नोन एज अ हैबर्स प्रोसेस. ओके, नाउ ये रिएक्शन हमारे पास में फुल्ली बैलेंस्ड रिएक्शन है. अब हमें क्या करना है, हमें इसके लिए Kc की वैल्यू को कैलकुलेट करना है. तो Kc जो होता है बच्चों हम वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, द Kc विल बी गिवन बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. ओके, तो प्रोडक्ट कौन है, ये हमारा प्रोडक्ट है. क्लियर, और ये दोनों हमारे रिएक्टेंट्स हैं. तो ये दोनों अगर हमारे रिएक्टेंट हैं, ये प्रोडक्ट है, तो हमारे पास में Kc क्या होगा, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन. अब एक और चीज जो हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है, हमने यहाँ पर इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जितने नंबर ऑफ एटम्स का सब्स्टिट्यूशन किया, हमें क्या करना पड़ेगा, उन्हीं की पावर्स को यहाँ फॉर्मूला में लगाना पड़ेगा. लाइक मैं यहाँ पर देखूं तो मुझे पता है कि अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल्स हमारे पास में यहाँ पर है, तो इट विल बी NH3 का स्क्वायर. ओके, N2 एक ही है तो 1 को हम यहाँ पर शो नहीं करेंगे. H2 को देखा जाए तो H2 कितने हैं, H2 हमारे पास बच्चों यहाँ पर 3 है, तो H2 की पावर हो गई 3. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kc इन द रिएक्शन. अब हम यहाँ पर Kc को कैलकुलेट करते हैं. So let's calculate the Kc here. I am solving this part here. Okay. So the Kc will be given by अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन है हमारे पास में 1.2 इंटू 10 की पावर -2. ओके, नेक्स्ट इज 1.5 इंटू 10 की पावर -2 एंड इट इज 3 इंटू 10 की पावर -2, और यहाँ होगा इसका स्क्वायर, यहाँ होगा इसका क्यूब. So let's do the calculation part here. 1.2 का स्क्वायर होगा 1.44 और ये हो गया 10 की पावर -4. ये रहा हमारा 1.5 इंटू 10 की पावर -2, 3 का स्क्वायर 9, और ये हो गया बच्चों हमारे पास में 10 की पावर -6. क्लियर, नाउ वी कैन सी कि नीचे है यहाँ डिनोमिनेटर में 10 की पावर -8 और ऊपर है 10 की पावर -4. तो 10 की पावर -8 और 10 की पावर -4 से हमें मिलेगा 10 की पावर +4, क्योंकि ये 8 ऊपर जाएगा. तो इट इज 1.44 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन 1.5 इंटू 9. इसके पॉइंट को अगर हम शिफ्ट करें तो ऊपर हो गया 10, नीचे हो गया हमारे पास में 100. एक 0 से एक 0 हमारे पास में दोबारा कैंसिल हो गई, इसकी एक 0 से 10 की पावर 4 भी कैंसिल हो गई.
तो what we will get here 144 into 10 की power 3 and 15 into 9 will give you 9 5 जा 45 and it will be 135. Okay, now on solving this part what we will get here 3.35 into 10 की power minus 2. Okay, so this will be the Kc for our reaction and you can see here Kc हमारा एक constant है तो इसकी कोई यहाँ पर यूनिट को हम मेंशन नहीं करेंगे. So this Kc will be 3.35 into 10 की power minus 2. This is the value of Kc here. Okay, so here it is 10 raised to the power plus 2 क्योंकि यहाँ पावर हमारे पास में 3 है. So it will be 3.35 into 10 raised to the power 2 which is the value of Kc being calculated here. Clear? So I hope this question has been clear to you and this is from the law of chemical equilibria, that is equilibrium constant. Okay, now I'm moving forward to the next question. ये हमारा next question है and let's see what the next question is saying. At 500 Kelvin, the equilibrium constant Kc for the reaction is 5. ये एक reaction मुझे given है और हमें बोला है कि इसके Kc की value हमें given है. Okay, so reaction क्या है? half H2 plus half I2 that is forming hydrogen iodide. Okay बच्चों, और इसके लिए Kc कितना है? इसके लिए Kc 5 है. Clear? तो अगर मैं इसके लिए Kc की रिएक्शन लिखूंगी तो इट विल बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Hi अपॉन H2 की पावर हाफ I2 की पावर हाफ. ठीक है, ये इसका कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला सेटअप होगा. लेकिन हमसे पूछा गया है व्हाट वुड बी द Kc फॉर 2Hi विच इज गिविंग यू H2 प्लस I2. हमें इसका Kc निकालना है. नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर अब ये रिएक्टेंट का काम करेगा और ये दोनों मिलके बच्चों यहाँ पे प्रोडक्ट का काम करेंगे. तो 2Hi क्या हो गया हमारा? ये हमारा हो गया रिएक्टेंट और H2 प्लस I2 क्या हो गया? प्रोडक्ट. ओके, तो 2Hi हमारा रिएक्टेंट है और H2I2 हमारा प्रोडक्ट है. तो अगर मैं इस नई वाली रिएक्शन के लिए, नई रिएक्शन कौन सी है? 2Hi इज गिविंग यू H2 प्लस I2. अगर इस रिएक्शन के लिए हम Kc की वैल्यू कैलकुलेट करें तो इट विल बी H2, इट विल बी I2 एंड नीचे यहां पर आ जाएगा Hi का स्क्वायर. क्लियर? तो ऐसी कुछ रिएक्शन होगी यहां पर. अब हमें इसके लिए Kc की वैल्यू निकालनी है. अब बच्चों अगर मैं दोनों रिएक्शंस का कंपैरिजन यहां पे करूं तो यू कैन सी कि यहाँ Hi ऊपर है, यहाँ पर Hi नीचे है. इधर अगर हम देखें तो H2I2 के ऊपर पावर हाफ है और इधर H2I2 के ऊपर कोई पावर नहीं है. तो ये जो हमारा नया K-C होगा इसको हम K-C अज्यूम कर लेते हैं क्योंकि अब यहाँ पर हमें नई रिएक्शन के लिए Kc को कैलकुलेट करना है. सो दिस Kc विल बी 1 अपॉन Kc का स्क्वायर. ठीक है, ये कैसे हुआ? यहाँ पावर हाफ थी, उधर स्क्वायर था, तो यहाँ पर हमें जो नया Kc मिलेगा वो स्क्वायरिंग करने के बाद ही ऑब्टेन होगा. सो इट विल बी Kc डैश इक्वल टू 1 अपॉन 5 का स्क्वायर. तो ये हो गया 1 अपॉन 25 और 1 अपॉन 25 हमारा होता है 0.04. सो व्हाट विल बी द Kc फॉर द रिएक्शन? इस नई वाली रिएक्शन के लिए हमारे पास में K-C की वैल्यू हो गई 0.04. Clear है? So this is how you can calculate the value of K-C from this reaction. Clear? Now let's move forward to the third question here. Again we have a question on Kc, that is calculating the equilibrium constant for the reaction. Given the reaction between two gases A2 and B2 गिविंग अ कंपाउंड AB. हम यहाँ देख सकते हैं कि दो रिएक्टेंट लिए गए हैं A2 एंड B2 और दोनों मिलके 2AB बना रहे हैं. ठीक है, A2 की कॉन्सेंट्रेशन बच्चों हमें दी गई है, B2 की कॉन्सेंट्रेशन हमें दी गई है और AB की कॉन्सेंट्रेशन भी हमें दी गई है. अब अगर
the reaction is taking place in a sealed vessel at a 527 degrees Celsius, then you have to determine the value of Kc here. तो हमें यहाँ पर क्या डिटरमाइन करना है? हमें यहाँ पर Kc की वैल्यू को डिटरमाइन करना है. ओके, नाउ द फर्स्ट थिंग इज कि जब भी हमें किसी रिएक्शन का Kc कैलकुलेट करना होगा, it will be concentration of the products divided by the product of concentration of the reactants raised to their powers, which will be the number of atoms or molecules provided in the reaction. तो सबसे पहले हम इसके लिए Kc का फॉर्मूला लिख लें. प्रोडक्ट यहाँ पर AB है तो हमने लिख दिया AB. रिएक्टेंट हमारे A2B2 है तो रिएक्टेंट्स विल बी A2 and B2. ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ पर AB के आगे 2 लिखा हुआ है. इट मीन्स AB के 2 मॉलिक्यूल्स हमारे पास में यहाँ पर है, सो इट विल बी AB का स्क्वायर. क्लियर? तो यहाँ पर अब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो AB हो गया हमारा 2.8 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर. ओके, दिस इज 3.0 इंटू 10 की पावर -3. नेक्स्ट इज 4.2 into 10 की power -3. So this is the perfect formula that we are getting for this reaction. अब हम इसे यहाँ लिखेंगे 2.8 into 2.8 into 10 की power -6. ये हो गया 3 into 4.2 into 10 की power -3 and -3 will give you, जब पावर अगर हमारे पास में बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर्स दोनों ऐड हो जाती है, तो इट विल बी 10 की पावर -6. क्लियर? अब यहाँ 10 की पावर -6 से 10 की पावर -6 हमारा कैंसिल आउट हो गया. नाउ वी आर लेफ्ट विथ 2.8, 2.8 एंड 3 इंटू 4.2. तो आगे का कैलकुलेशन पार्ट में इधर सॉल्व करती हूँ. इट विल बी 2.8, 2.8 एंड इट इज 3 इंटू 4.2. इसके पॉइंट से ये पॉइंट गया. It will be 7 4s are 28 and 7 6s are 42. It will be 2 2s are 4 and 2 3 are 6. Clear? बाकी यहाँ कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, so we will get 2 8s are 16 and it is 5.6 upon 9. ठीक है? अब 5.6 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 0.96 are 54. We are left with 2 and 9 2s are 18. So it will be 0.62. तो हमारा यहाँ पर जो Kc की वैल्यू होगी इट विल बी 0.62. ओके, एंड वी हैव फ्यू ऑप्शंस प्रोवाइडेड हियर. A 2.0, B 1.9, C 0.62 and D 4.5. So we have this answer here, that is 0.62. So this is how you can calculate the value of Kc. एंड ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेटली इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है. Clear? Now, let's move forward to the next question we have. So, next topic that we are going to cover is about the ionization constant, which is for different reaction we have. Equilibrium constant पे अभी हमने क्वेश्चन किए, that is for the value of Kc. Now let's solve some of the questions that is belonging to our topic, that is ionization constant. Okay, तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? The ionization constant for a dimethylamine is 5.4 into 10 raised to the power -4. Calculate its degree of ionization at its 0.0 m solution and what percentage is ionized if you are given with the 0.2 m of NaOH. Okay, तो क्वेश्चन में हमें बोला है कि जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट है वो 5.4 into 10 की पावर -4 है. हमें यहाँ पर अल्फा को कैलकुलेट करना है एंड द कॉन्सेंट्रेशन दैट इज गिवन टू यू इज 0.02 m. ओके बच्चों, तो ये यहाँ पर डाइमिथाइलअमाइन का जो कांस्टेंट हमें गिवन है इसको एक्चुअली हम Kb से डिनोट करेंगे. सो दिस अल्फा विल बी गिवन बाय द फॉर्मूला Kb अपॉन C. ओके, नाउ दिस Kb विल बी 5.4 into 10 की पावर -4 अपॉन 0.02. क्लियर है?
On solving this, what you will get here, 554 into 10 की power minus 4 upon 2 into 10 into 100. एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गई. We will get here 27 into 10 की power minus 3. Okay, so this 27 into 10 की power minus 3 is going to give us a value of alpha, and it is actually the degree of ionization for a particular reaction. So how this alpha will be calculated? हमें 27 का under root calculate करना होगा बच्चों यहाँ पर. So this alpha under root 27 अगर मैं करूँ तो मुझे पता है कि 27 is not a perfect square. यहाँ 5 5 जा 25 मुझे करना पड़ेगा. It will be 20. It will be 5 and 5 10. यहाँ हम पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक जीरो लगाएंगे. देन वी विल हैव, अगर मैं यहाँ पर 10 की टेबल में 22 टाइम्स आता है 2 सब्स्टिट्यूट करूंगी तो इट विल नॉट बी द करेक्ट. सो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 5.1. सो इट विल बी 5.1 into 10 की पावर minus 3. So it is approximately equal to 0.05 here. And this alpha came out to be here. यहाँ पर हम just make a little correction here in the calculation part. So here this 27 will be solved like this. It will be 2 and 2 is not a perfect square. It is 17. 1 and 1 will give you 2 and 17 नहीं हो सकता तो उसके पीछे हमें 2 जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे and it is approximately equal to 1.64. तो यहाँ हो गया, this is equal to 1.64 here. So the value of alpha that we have calculated here is 1.64. Okay. Into 10 raised to the power minus 1 and it came out to be 0.164. So this is the value of alpha that we have calculated here. Now what percentage of the dimethyl amine is ionized if the solution is having a 0.2 m NaOH? तो ये हमारे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है बच्चों जो अब हम सॉल्व करने वाले हैं. तो लेट्स सी कि हम इसके सेकेंड पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे. Now we are provided with dimethylamine. तो dimethylamine का मतलब होता है NH3 के पास में दो अमाइन ग्रुप है. So whenever it is going to dissociate, it will give you CH3 whole twice NH plus ions plus H minus ions. Okay. So this will be the reaction that is going to take place here, and the ionization of this reaction is going to take place only when you add water to it. Okay, so it will be NH positive and OH minus negative. Now हमने इस रिएक्शन को आयोनाइज कर दिया और हमें बोला है कि NaOH अगर हमारे पास में 0.2 m है तो यहाँ पर कितना परसेंटेज डाइमिथाइल अमाइन आयोनाइज होगा. तो हमें यहाँ पर परसेंटेज में जो है वो डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो सबसे पहले मुझे क्या अज्यूम करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें ये अज्यूम करना पड़ेगा कि यहाँ पर ये जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस हैं इसकी वो हम अल्फा अल्फा लेकर अज्यूम करेंगे. सो लेट्स डू द कैलकुलेशन पार्ट हियर एंड इट विल बी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो गई इसकी 0 और ये हो गया बच्चों हमारे पास में 0.2. ठीक है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई सी अल्फा, इसकी हो जाएगी सी अल्फा माइनस 0.2 एंड इट विल बी सी अल्फा प्लस 0.1. ठीक है, तो ये हो गई सी अल्फा और इसको हम अप्रोक्सीमेटली 0.1 अज्यूम कर लेंगे और इसको अप्रोक्सीमेटली हम 0.2 को एलिमिनेट करके यहाँ पर इसकी वैल्यू कंसिडर कर लेंगे 0.02. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन राइट द कॉन्सेंट्रेशंस हियर. हमने यहाँ पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.000-2 ली. आफ्टर द रिएक्शन हैज हैपेंड ये हो गई सी अल्फा, दिस इज सी अल्फा प्लस 0.1 एंड दिस इज अल्फा माइनस 0.2 वी हैव. नाउ अगर हमें इस रिएक्शन के लिए केसी कैलकुलेट करना है, सो हाउ कुड यू राइट द केसी? द केसी विल बी गिवन बाय प्रोडक्ट के लिए हम कॉन्सेंट्रेशंस लिखेंगे. प्रोडक्ट है हमारे CH3 होल ट्वाइस NH प्लस
और OH माइनस अपॉन रिएक्टेंट है हमारा CH3 होल ट्वाइस अमोनिया. ओके, नाउ दिस Kc फॉर द पर्टिकुलर रिएक्शन आयोनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है. इन सभी वैल्यू को हम यहाँ पर फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. नाउ यू कैन सी हियर दिस Kc विल बी गिवन बाय CH3 whole twice NH positive OH negative CH3 whole twice ammonia. Now this Kc is given here which is 5.4 into 10 की power minus 4. Kc हमें यहाँ पर given है. ओके, यहाँ बच्चों जो हमें concentrations लेनी है that will be 0.02 into 0.1 upon 0.1. Okay, this is the concentrations that we have written earlier. तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू होगी 0.02 into 0.1, 0.1 into 5.4 into 10 की पावर minus 4. Okay, इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करते हैं. पॉइंट विल बी एलिमिनेटेड बाय पॉइंट, 1 point will be eliminated by 1 point and there will be shifting of 10. तो we are left with 54 upon 2 into 10 की पावर minus 5. Okay. So here we have on calculating this you will be getting here 5.4 into 10 raised to the power minus 4 and this alpha will be given by 0.54%. क्योंकि अब हमें परसेंटेज में वैल्यू को कैलकुलेट करना था. तो हमने क्या किया, यहाँ पर Kc हमें गिवन था, CH3 की कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास में 0.02 थी, OH की 0.1 थी और ये हमें 0.02 into 0.1 गिवन थी. ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पर अल्फा को उधर शिफ्ट किया and then we have calculated the percentage of dimethylamine that is ionized in the solution, that is to be calculated as 5.4 into 10 की power minus 4 and this is going to give you 0.54% that will be in the percentage here. Okay, so this is the unsolved subjective question from your Arihant book. So you can just refer that book for solving such kind of problems. These all problems are given in our this book and you will get a variety of questions based on different concepts here, so you can learn easily that how to solve a particular problem up to class 11th level. Okay, now next question is again an interesting question we have that is particularly based upon the ionization constants. Okay, तो बच्चों यहाँ पर हमें बोला है Ka1, Ka2, Ka3 ये इन तीनों रिएक्शंस के लिए आयोनाइजेशन कांस्टेंट्स हमें गिवन है. तो यहाँ तीनों रिएक्शंस हैं और तीनों के आयोनाइजेशन कांस्टेंट हमें गिवन है कि इसका Ka1 है, इसका Ka2 है, इसका Ka3 है. तो हमें Ka1, Ka2 और Ka3 के बीच में बच्चों यहाँ पर रिलेशन बताना है. ओके, तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं. यहाँ पे सबसे पहले तो हम पहले लिख लेते हैं कि हमारे पास में पहली रिएक्शन है H2S वाली. H2S is giving you H plus and HS minus ions. H2S is giving you H plus और HS minus ions और इसके लिए जो हमारा आयोनाइजेशन कांस्टेंट है वो Ka1 है. ओके, सेकेंड रिएक्शन है HS minus is giving you H plus and S minus 2. So HS minus is giving you H plus plus S minus 2 और इसके लिए हमारा आयोनाइजेशन कांस्टेंट Ka2 है. लास्ट रिएक्शन है H2S is giving you 2H plus and S minus 2. H2S is giving 2H plus plus S minus 2 और इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट हमारे पास में Ka3 है. ओके, तो तीनों का आयोनाइजेशन कांस्टेंट बच्चों यहाँ पर गिवन है और हमसे क्या कहा गया है, हमें ये कहा गया है कि हमें तीनों के आयोनाइजेशन कांस्टेंट्स के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है.
तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हमें पता है कि जब मैं इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करूंगी तभी मुझे ये मिलेगा. यू कैन सी यहाँ पर H और H प्लस को ऐड करेंगे तभी तो 2H प्लस मिलेगा. तो ऑन एडिंग 1 and 2 वी विल गेट 3. ओके, थर्ड इक्वेशन हमें 1 और 2 को ऐड करने पे मिलेगी. बट बच्चों यहाँ होगा क्या कि हमें ऐड करने पे रिएक्शन मिलेगी, लेकिन थर्ड वाले का आयोनाइजेशन कांस्टेंट हमें तभी मिलेगा जब हम इन दोनों आयोनाइजेशंस का प्रोडक्ट करेंगे. ओके, सो इफ आई एम गोइंग टू राइट हियर अबाउट दिस H2S रिएक्शन, तो हमारा Ka1 क्या होगा, H प्लस HS माइनस अपॉन H2S हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा. ओके, Ka2 को मैं कैलकुलेट करूंगी तो इट विल बी गिवन बाय H प्लस S माइनस 2 अपॉन HS दोबारा माइनस में आ जाएगा, ये हमारा Ka2 हो जाएगा. देन वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Ka3, 2H प्लस S माइनस 2 अपॉन H2S, क्योंकि हमें पता है ये प्रोडक्ट होता है, ये रेशियो होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का. तो अब मैं जब इन दोनों रिएक्शंस के Ka1 और Ka2 को मल्टीप्लाई करूंगी देन आई विल गेट द Ka3. तो करेक्ट रिलेशनशिप क्या हुआ आयोनाइजेशन कांस्टेंट्स के बीच में कि जो हमारा Ka3 है वो हमें तभी मिलेगा जब हम Ka1 को Ka2 से इनटू करवाएंगे. तो अगर हमें 3 रिएक्शंस गिवन है तो थर्ड का आयोनाइजेशन कांस्टेंट जो होगा वो 1 और 2 का प्रोडक्ट होगा, ये हमें ध्यान रखना है. सो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन और ये हमारा वेरी शॉर्ट और शॉर्ट दोनों टाइप से एग्जाम में पूछा जा सकता है. ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 3 हियर, एंड वी आर गिवन विद द K1 and K2 for the dissociation of H2SR. You have to calculate the sulfide ion concentration in 0.1 m H2S solution. तो again a very interesting question that is given to us. इन questions में definitely हमारे पास में calculation part है, but if you going to understand each and every step, these questions will be very very simpler. हमें इसको step wise करना है ताकि हम इनको easy way में समझ सकें. Okay, now सबसे पहले हम जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वी हैव टू राइट द गिवन पार्ट इन द क्वेश्चंस, क्योंकि एग्जाम में गिवन फॉर्मूला और कैलकुलेशन के भी मार्क्स होते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हमारा एंड में आंसर गलत है तो वी विल गेट सम मार्क्स हियर, बट ट्राई टू अचीव फुल मार्क्स क्योंकि दीज आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस वी हैव. नाउ K1 equal to 4 into 10 की पावर -3 and K2 is 1 into 10 की पावर -5. हमें दिया है कि H2S का डिसोसिएशन करेंगे तो हमें ये मिलेगा. ठीक है, अब सबसे पहली बात, और हमें कॉन्सेंट्रेशन भी गिवन है H2S की, तो बच्चों H2S की कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन है 0.1 m. सबसे पहले मैं बात करूं कि H2S का डिसोसिएशन होगा कैसे. H2S डिसोसिएट होके 2H प्लस देगा और S-2 देगा. ठीक है बच्चों, ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी. ओके, बट थिंग इज हियर दैट कि अगर मुझे यहाँ पर K1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मुझे यहाँ लिखना होगा H प्लस की पावर 2 S-2 अपॉन H2S, ऐसा कुछ लिखना होगा. एंड दिस थिंग इज गिवन टू यू, दैट इज 4 into 10 की पावर -3, और हमें सिर्फ H2S की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर प्रोवाइडेड है. तो हम क्या करेंगे, हम इस इनिशियली रिएक्शंस में कुछ पैरामीटर्स अज्यूम करके चलेंगे एंड देन वी विल कैलकुलेट द वैल्यू फॉर दैट पर्टिकुलर रिएक्शन. तो इसमें अगर हमें कैलकुलेशन पार्ट करना है तो व्हाट वी विल डू हियर, सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू राइट द रिएक्शन फॉर H2S. ओके, तो H2S सबसे पहले हमारा डिसोसिएट होगा H प्लस और प्लस HS माइनस आयंस में, ये रिएक्शन यहाँ पर होगी. अब हम इसके लिए K1 की वैल्यू लिखें तो इट विल बी द H पॉजिटिव, HS नेगेटिव, और यहाँ हो जाएगा हमारा H2S.
लेकिन अगर हमने ये रिएक्शन करवाई है तो द रिएक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस इन द 2 स्टेप्स. ठीक है. इनिशियली मैं इसकी कॉन्सेंट्रेशंस की बात करूं तो इट विल बी C अल्फा एंड हियर इट विल बी C1 माइनस अल्फा. ठीक है. अब अगर हम यहाँ से K1 कैलकुलेट करें तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C1 माइनस अल्फा. क्लियर. नाउ दिस K1 विल बी गिवन बाय, K1 जो है वो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है. सो दिस K1 इज गिवन हियर, दैट इज 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3. तो यहाँ पर हमारा K1 होगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 एंड दैट विल बी इक्वल टू C अल्फा. और C अल्फा कितना हो गया? इट इज C अल्फा स्क्वायर. ओके. एंड देयर विल बी C. तो बच्चों यहाँ जो ये 1 माइनस अल्फा है, इस टर्म को हम, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्मॉल होगी, वी कैन इजीली नेग्लेक्ट दैट टर्म. इस टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देंगे. ओके. सो इट केम आउट टू बी C से C कैंसिल हो गया एंड वी हैव अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3. क्लियर. नाउ alpha is calculated as 4 into 10 की power minus 3 is going to give you a value that is 0.18. Okay, here it will be C square alpha, क्योंकि 2 C थे तो एक C हमारे पास में यहाँ पर बचेगा and it will be alpha square equal to, हमें यहाँ पे concentration को put करना पड़ेगा and we have seen कि यहाँ पर H2S की concentration 0.1 थी. It will be K1 equal to C alpha square and alpha square will be K1 upon C and alpha came out to be under root K1 upon C. तो under root K1 upon C means 4 into 10 की power minus 3 upon हमारी concentration है 0.1. ओके. सो concentration को हम substitute करेंगे 0.1, जो कि H2S की concentration हमें क्वेश्चन में यहाँ पर given है. Now on solving this part you will get here under root 4 into 10 raised to the power minus 10 वहां शिफ्ट होगा, इट विल बी 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2. ऑन सॉल्विंग दैट पार्ट वी विल गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा दैट इज इक्वल टू 0.18. ओके. दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा वी विल गेट हियर फ्रॉम द इक्वेशन. नाउ हमें पता है कि H प्लस और HS माइनस की कॉन्सेंट्रेशन हमें यहाँ कैलकुलेट करनी है. सो लेट्स डू द कैलकुलेशन पार्ट हियर. H प्लस है हमारा C अल्फा और HS माइनस भी है हमारा C अल्फा, दोनों C अल्फा है. तो C कितना था 0.1, ये भी कितना था 0.1 और अल्फा को हमने प्रीवियसली कैलकुलेट कर लिया. इट केम आउट टू बी 0.18. ठीक है. 0.18 हमारा यहाँ पर आ चुका है. सो इट विल बी 0.18 इंटू 0.18. क्लियर बच्चों. सो एक पॉइंट से एक पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. सो 18 इंटू 1 18 and it will be 0.018 m and it is again 0.018 m. क्लियर. दोनों की कॉन्सेंट्रेशन हमने निकाल दी. लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कैलकुलेट द सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन इन 0.1 m H2S सॉल्यूशन. हमें S-2 होते हैं हमारे सल्फाइड आयन, उनकी कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करनी है. तो यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो HS माइनस है ना, इसका दोबारा से डिसएसोसिएशन करेंगे. इट इज गोइंग टू बी डिसएसोसिएट इनटू H प्लस और S-2 आयन. ओके. तो इनिशियली इसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी 0 0 और 1, ऐसा कुछ होगा. देन हम दोबारा से वही कैलकुलेशन पार्ट करेंगे. द कैलकुलेशन पार्ट हियर विल बी गिवन बाय अल्फा 1. सो इट विल बी अल्फा 1 एंड वी हैव 1 माइनस अल्फा 1. अगर हम इसके लिए K2 की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे तो K2 विल बी गिवन बाय वी हैव H प्लस हियर, S-2 हियर और HS को हम नीचे पुट कर देंगे. ठीक है. अब हमें यहाँ पर बच्चों S-2 की कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट करना है. तो अगर हम क्वेश्चन में देखें, वी हैव बीन गिवन द वैल्यू ऑफ K2 हियर दैट इज 1 इंटू 10 की पावर माइनस 5. K2 गिवन है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 5 और प्रीवियस वाली रिएक्शन से हम यहाँ पर H प्लस और HS माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज C अल्फा और C1 माइनस अल्फा. तो यहाँ क्या होगा, इट विल बी C अल्फा
C1 माइनस अल्फा एंड 0.1। अब यहाँ पर एक फैक्टर काम करता है जिसका नाम होता है कॉमन आयन इफेक्ट। ये हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है। तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से जो ये हम 1 माइनस अल्फा वाली टर्म है इसको इजीली नेग्लेक्ट कर देंगे। सो ऑन सॉल्विंग दिस व्हाट वी विल गेट हियर, अल्फा 1 विल बी इक्वल टू 1 into 10 की पावर माइनस 5 upon 0.018 and you will get here 5.55 into 10 की पावर माइनस 4। अब हमें कैलकुलेट करनी थी S minus 2 आयंस की कॉन्सेंट्रेशन, सो इट विल बी C1 alpha 1 and it will be 0.018 into 5.55 into 10 की power minus 4. Okay, so it will be 0.018 into 5.55 into 10 की power minus 4 and on solving this we will get here 0.99 into 10 की power minus 4 which is the concentration of sulfide ion. So this question is given in your Arihant book and this is the unsolved question of subjective type questions and you can find it in the on the page number 62 here. Okay, तो 62 पेज पे हम इस क्वेश्चन को रेफर कर सकते हैं from our Arihant book. Okay, now these questions are particularly belonging to our ionization constants जिसमें हमें किसी ना किसी फैक्टर की वैल्यू पहले assume करनी होगी, then only you can find the relationship between the other factors. Okay, और हमें ये भी याद रखना है कि कौन सी रिएक्शन एक स्टेप में डिसोसिएट होगी और कौन सी 2 स्टेप्स में होगी. Okay, now after equilibrium constant and ionization constant we have some more questions here which is from the pH scale we have. अब हम जो क्वेश्चंस करेंगे that is particularly from our topic that is pH scale. So let's do the calculation here. Next questions will be from our topic that is pH scale और pH scale पे हमारे जो questions given है that will be completely based upon the concentration part here. तो हमें बोला गया है the pH of 0.0 m hydrazine solution is 9.7. तो बच्चों हमें यहाँ पर हाइड्राजिन की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है. हाइड्राजिन होता है हमारा NH2NH2, उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन है 0.004. ओके, देन वी आर गिवन विद द पीएच हियर. पीएच हमें जो गिवन है इट इज 9.7. यू हैव टू कैलकुलेट द आयोनाइजेशन कांस्टेंट Kc and you have also calculated here the value of pKb. ओके, तो ये हमें फाइंड आउट करना है और ये पार्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है. ओके, अब इस रिएक्शन को करने से पहले, क्वेश्चन को करने से पहले आई हैव टोल्ड यू कि हमें इसकी रिएक्शन लिखना बहुत जरूरी है. तो हाइड्राजिन होता है हमारा NH2NH2. ठीक है, NH2NH2 में जब मैं वाटर को ऐड करूंगी तो रिएक्शन क्या होगी, NH2 NH3 पॉजिटिव और OH माइनस आयंस में ये डिसोसिएट हो जाएगा. क्लियर? सो दिस विल बी द रिएक्शन दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस हियर. अब हमें इस क्वेश्चन में यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.004 जो कि हाइड्राजिन की है. तो हमें यहाँ पर सबसे पहले तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट Kc को कैलकुलेट करना है. सो the H plus ions concentration will be calculated by anti-logarithm of that pH. तो H plus ions की concentration हो जाएगी anti-log 9.7. अब ये anti-log 9.7 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एग्जाम में हमें log टेबल गिवन होगी, there we can find the value of logs and anti-logs. तो anti-log 9.7 हमारा होगा 1.67 into 10 raised to the power minus 14. Okay, so it will be 1.67 into 10 raised to the power minus 8 we have calculated. Then after we have to calculate the concentration of that OH minus ions. इस OH minus ions की हम concentration को calculate करेंगे and it will be given by POH negative equal to वाटर की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन. तो वाटर के लिए हमें पता है 1 into 10 raised to the power minus 14 होती है वैल्यू. सो इट इज 1 into 10 की पावर minus 14 divided by the concentration that we have calculated here
दैट इज 1.67 इंटू 10 की पावर -10. तो यहाँ पर हम जब कैलकुलेशन पार्ट करेंगे वी विल गेट 10 की पावर 16 माइनस 14 अपॉन 1.67. इट इज 10 की पावर 2 upon 1.67. It is approximately equal to 100 upon 1.67. So on solving this we will get here 5.98 into 10 की power -10, which is the concentration for NH3NH2. POH negative ions की जो concentration है it will be equal to 5.98 into 10 raised to the power -10. अब क्वेश्चन में हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट इज Kc. Kc को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? यू कैन सी हियर द वैल्यू ऑफ Kc विल बी कैलकुलेटेड एज NH2 NH3 पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन, साथ में OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन, एंड यू हैव NH2 NH2 दैट इज हाइड्रोजन. ये हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग द कांस्टेंट हियर. अब यहाँ पर NH2 NH3 की हम वैल्यूज देखें तो हियर इट केम आउट टू बी 5.98 it is 5.98 into 10 की पावर -10. OH नेगेटिव की जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन है वो भी सेम है, तो इट विल बी 5.98 into 10 की पावर -10. NH2 NH3 की जो कॉन्सेंट्रेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है वो 0.04 है, सो इट विल बी 5.98 into 10 की पावर -10 का स्क्वायर अपॉन 0.04. On solving this part we will get here 8.96 into 10 की power -2. Okay, this will be the value of Kc. On solving this part you will get here. Okay, अब इस Kc के अलावा हमें यहाँ पर एक और टर्म कैलकुलेट करनी है, that is pKb. Okay, so this will be calculated as this pKb will be calculated as minus logarithm of that Kc or Kb you have calculated, and this will be given by minus log. यहाँ हमारी वैल्यू आई है 1.67, ये तो प्रीवियस वैल्यू है हमारी, and we have one more value here that is 8.96 into 10 की पावर -2. 8.96 into 10 की पावर -2 and it came out to be, इसको दोबारा हम log टेबल से कैलकुलेट करेंगे एंड द वैल्यू अप्रोक्सीमेटली केम आउट टू बी हियर इज 6.04. ओके, सो हियर द pKb वैल्यू इज 6.04. सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ pH. लेकिन इन वैल्यूज को हमें फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पर लॉग टेबल को रेफर करना पड़ेगा, और वो लॉग की वैल्यूज और एंटी लॉग की वैल्यूज हमें क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होगी या फिर लॉग टेबल गिवन होगी. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव. दिस क्वेश्चन इज अगेन ऑन द टॉपिक दैट इज अवर pH scale that we are calculating, and the question is given with certain options here. The concentration of hydrogen ion in a sample of soft drink is 3.8 into 10 raised to the power -3. You have to calculate the value of pH. तो ये हमारा काफी सिंपल क्वेश्चन है. हमें पता है pH will be equal to negative logarithm of H plus ions concentration. Okay, और हाइड्रोजन आयन का concentration सैंपल में कितना है? That is 3.8 into 10 की पावर -3. ये हमें यहाँ पर गिवन है. ओके, सो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? माइनस लॉग 3.8 प्लस -3 आगे आ जाएगा एंड इट विल बी log 10. अब log 10 की वैल्यू तो हमें पता है दैट इट विल बी 3 into 1, लेकिन अगेन log 3.8 को हमें log टेबल से कैलकुलेट करना होगा, एंड दिस वैल्यू दैट इज गिवन हियर इज -2.42. ओके, सो दिस विल बी it will be 0.58 here. यहाँ हमने log टेबल से log 3.8 की वैल्यू कैलकुलेट की, it will be 0.58 here. So it will be 3 minus 0.58 and 3 minus 0.58 हमारा approximately आएगा 1082. It will be approximately equal to 2.42. Okay, तो यहाँ में ऑप्शन डी में गिवन है 2.42 जो हमारा करेक्ट आंसर होगा.
तो pH हम सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय कैलकुलेटिंग द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन। क्लियर? तो ये था pH की वैल्यू जो कि हमने कैलकुलेट की। अगेन जो हमारा लॉगरिथम वाला पार्ट है वो हम लॉग टेबल से सॉल्व करेंगे। यू हैव सीन हियर कि जितनी भी कैलकुलेशंस थी यहाँ पर pH को लेके वो सारी लॉग्स और एंटीलॉग्स की टर्म्स में ही है। ओके, नाउ our next topic is a very interesting topic and this topic is about the Lee-Chatelier principle जो कि इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करता है जब डिफरेंट पैरामीटर्स की वैल्यू डिफरेंट ऑप्शंस के लिए वेरी करती है। ओके, सो आई एम स्टार्टिंग हियर विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज ली-चाटरल प्रिंसिपल में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ ली-चाटरल्स प्रिंसिपल एक्सप्लेन हाउ टेम्परेचर एंड प्रेशर कैन बी एडजस्टेड टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ अमोनिया in the following reaction and what will be the effect of addition of argon at a constant volume. Okay, so सबसे पहले बच्चों अगर मैं बात करूं इस रिएक्शन की, ये रिएक्शन हमें हैबर्स प्रोसेस गिवन है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया एंड विच इज सेइंग N2 plus 3H2 हमें 2NH3 दे रहा है एंड द डेल्टा H फॉर दिस रिएक्शन इज 92.38 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम इसके डेल्टा H की बात करें और वो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये शो हो रहा है कि ये रिएक्शन नेचर में एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि इसका डेल H नेगेटिव है। अब हमसे बोला है कि हम ली-चाटरल प्रिंसिपल पर अगर काम करते हैं तो हमें अगर अमोनिया की यील्ड को बढ़ाना है तो हम टेम्परेचर और प्रेशर वाले फैक्टर को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, बट हमसे ये भी कहा गया है इस क्वेश्चन में कि अगर हमने इस रिएक्शन में आर्गन को ऐड कर दिया तो इस रिएक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले मैं इस रिएक्शन के बात इसके टेम्परेचर पे के बेसिस पे करती हूँ। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कि अगर हमने टेम्परेचर को इधर उधर किया तो ली-चाटरल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या इफेक्ट होगा। तो बच्चों ली-चाटरल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इस रिएक्शन को अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, वैसे हमें यहाँ पर टेम्परेचर को बढ़ाना नहीं है क्योंकि if you going to increase the temperature here, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स भी इंक्रीज करेंगे और रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, टेम्परेचर को इंक्रीज अगर हमने किया, ठीक है, तो टेम्परेचर को इंक्रीज अगर हमने किया तो इक्विलिब्रियम यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। बट this reaction is exothermic। ये रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक है। So if this reaction is exothermic, we can't increase the temperature here। हम यहाँ पर टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं कर सकते क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रखना पड़ेगा एंड दैट ऑप्टिमम टेम्परेचर विल बी 700 केल्विन। ओके, 700 केल्विन टेम्परेचर पे हम इस रिएक्शन को कैरी आउट करवा सकते हैं। टेम्परेचर हम इंक्रीज यहाँ पर नहीं करेंगे बिकॉज इक्विलिब्रियम इज गोइंग टू शिफ्ट इन द अदर डायरेक्शन। तो टेम्परेचर को हमको डिक्रीज ही रखना है, लेकिन हमें कम से कम 700 केल्विन टेम्परेचर चाहिए इस रिएक्शन को अकम्प्लिश करवाने के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। हमसे पूछा है कि इस रिएक्शन पे प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब ली-चाटलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हम किसी भी रिएक्शन का प्रेशर इंक्रीज करते हैं
तो प्रेशर के इंक्रीज होने पे नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो जाते हैं और रिएक्शन उस डायरेक्शन में चली जाती है जहां नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होते हैं. ओके, तो अकॉर्डिंग टू द ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, अगर हमने प्रेशर को इंक्रीज किया तो नंबर ऑफ मोल्स भी हमारे क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे. इफ नंबर ऑफ मोल्स आर गोइंग टू इंक्रीज, द रिएक्शन is shifted in the direction in which number of moles are greater. ओके, तो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, प्रेशर को हमको ऑप्टिमम रखना पड़ेगा. सो इस रिएक्शन के लिए, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया के लिए, वी हैव टू कीप द प्रेशर एट 200 एटमॉस्फेयर. ठीक है, प्रेशर को हम इंक्रीज नहीं करेंगे यहाँ भी, क्योंकि प्रेशर को इंक्रीज करने पे इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जहां नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे. तो ये ली चैटरल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इस रिएक्शन पे टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट है. नाउ we have been asked one more part in the question, what will be the effect of addition of argon to the above reaction at a constant volume. अगर किसी कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमने इस रिएक्शन में एर्गन को ऐड कर दिया तो इस रिएक्शन पर क्या इफेक्ट होगा. तो थर्ड हम बात करते हैं एडिशन ऑफ एर्गन की. तो बच्चों, अगर हमने रिएक्शन में एर्गन को ऐड कर दिया तो इट विल नॉट कोज एनी रिएक्शन. ये रिएक्शन को कुछ भी अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि एर्गन जो है ना वो हमारी एक इनर्ट गैस है और बीइंग इनर्ट वो कुछ भी काम नहीं करेगी एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम. क्लियर. तो एर्गन को ऐड करने पे रिएक्शन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा. क्लियर. सो दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द ली चैटरल प्रिंसिपल. नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन ऑन द ली चैटरल्स प्रिंसिपल, and this question is basically dependent upon the particular passage. Okay, the question is saying read the following questions and answer from question 1 to 4 given below according to the Lee Chatterill's principle. हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन हमारा एक केस बेस्ड स्टडी टाइप क्वेश्चन है जो कि हम लॉन्ग आंसर्स में करेंगे इसको. तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन के 4 पार्ट दिए हुए हैं. नाउ यू कैन सी, if any of the factor determines the equilibrium condition in a reaction, the temperature, pressure, concentration is changed, the system will move in such a direction so the effect of the change is reduced or nullified. तो ये ली चैटरल प्रिंसिपल एक्चुअल में होता क्या है, उसका स्टेटमेंट गिवन है कि अगर हम किसी भी रिएक्शन में टेम्परेचर को, प्रेशर को या कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो इक्विलिब्रियम हमेशा उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा कि वो उसके इफेक्ट को बैलेंस कर पाए, उसको नलिफाई कर पाए. According to the Lee Chatterell principle, the concentration stress due to the addition of reaction and product is relieved by shifting the net reaction in that direction where the added substance is consumed. जब अगर हमने किसी रिएक्शन में कुछ चीज ऐड की है तो हमेशा इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां उसका सब्सटेंस का कंजप्शन हुआ है. The concentration stress due to the removal of reaction is shifted in the direction where the removed substance is replenished. That is, the change of concentration either shift to the reaction in such a direction in which its effect can be minimized or nullified. तो short terms में ये हमसे यही कहना चाह रहा है कि जब भी हम किसी रिएक्शन में कोई भी concentration of reactant या product को इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट होगा जहां वो उसके इफेक्ट को नलिफाई कर सके. अब नेक्स्ट टॉपिक दिया है हमें प्रेशर के बारे में. प्रेशर इज अचीव्ड बाय चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ गैसेस, जनरली अफेक्ट द gaseous reaction having the different number of moles of gaseous reactant and product. It has no effect in solids and liquid, and in general increase in pressure shift the equilibrium in that direction where the number of moles of a gas or a pressure decreases and vice versa. Okay, so
यहाँ क्या बोला गया है कि प्रेशर कंप्लीटली वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो बच्चों यहाँ पर क्या है कि प्रेशर जो है वो सिर्फ गैसेस के लिए ही एप्लीकेबल होगा, सॉलिड और लिक्विड की हम जब बात करेंगे वहां पर प्रेशर का कोई भी रोल नहीं होगा। ओके, सो क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट हमसे पूछा है व्हाट विल हैपन इफ इनर्ट गैस इज एडेड टू द रिएक्शन एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अभी अभी मैंने आर्गन का एग्जांपल दिया था, तो इसके फर्स्ट पार्ट में इफ इनर्ट गैस is added to reaction. So, if inert gas is added to the reaction, so at constant volume, there is no change in equilibrium of a reaction. रिएक्शन के इक्विलिब्रियम में यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आएगा बच्चों, और वो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता है कि जब हम इनर्ट गैस को किसी रिएक्शन में ऐड करते हैं इट डू नॉट चेंज द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट केस। क्योंकि अगर हमने इनर्ट गैस को सिस्टम में ऐड किया है तो इट इज नॉट गोइंग टू चेंज द पार्शियल प्रेशर और द मोलर कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सो यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा अगर हम इनर्ट गैस को ऐड करेंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द सेकंड पार्ट। व्हाट हैपेंस टू द फॉलोइंग रिएक्शन ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर। ठीक है, व्हाट हैपेंड टू द फॉलोइंग रिएक्शन ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर। हमारी सेकेंड रिएक्शन है, हमने आइस को वाटर में कन्वर्ट किया है। ठीक है, आइस को वाटर में कन्वर्ट किया मतलब सॉलिड को लिक्विड बनाया। सॉलिड लिक्विड कब बनता है, जब हम उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, इट मीन्स हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं। अब हमसे बोला गया है यहाँ पे कि प्रेशर का यहाँ पर क्या इफेक्ट होगा। ओके, तो बच्चों अगर हमने यहाँ पर प्रेशर को कुछ भी चेंजेस किया तो इस रिएक्शन पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आइस का वाटर में कन्वर्ट होना इट इज कंप्लीटली टेम्परेचर डिपेंडेंट। और हमें पता है कि अगर हम किसी भी रिएक्शन में प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो अकॉर्डिंग टू ली-चार्ट्रियस प्रिंसिपल द प्रेशर इंक्रीज विल कॉज द इक्विलिब्रियम टू शिफ्ट इन द डायरेक्शन वेयर द नंबर ऑफ मोल्स आर ग्रेटर। हम बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि हमने प्रेशर को इंक्रीज किया तो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां पर नंबर ऑफ मोल्स हमारे ज्यादा होंगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑन द इक्विलिब्रिया। अगर हमने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया तो हीटिंग का इसके ऊपर इफेक्ट क्या होगा। तो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए अगेन हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया। सो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इज गोइंग टू डिक्रीज। ओके, तो वहां पर नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो जाएंगे। अब हमें एक रिएक्शन गिवन है SO2 plus half O2 is giving you SO3 plus heat. What happens when the temperature of a reaction is increased? तो हम इसके टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं कर सकते। एंड वाई वी आर नॉट डूइंग सो, क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो एक्सोथर्मिक में हमें कभी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करना है, हमें टेम्परेचर को हमेशा लोअर करना है। लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग वॉल्यूम ऑन द फॉलोइंग सिस्टम। C+O2 हमें CO2 दे रहा है, हमसे बोला गया है यहाँ पर कि अगर हमने यहाँ पर वॉल्यूम को रिड्यूस किया तो इस सिस्टम पे क्या फर्क पड़ेगा। अगेन वॉल्यूम को रिड्यूस किया तो प्रेशर पे फर्क पड़ेगा, और हमने बात की है कि प्रेशर कम या ज्यादा होंगे तो नंबर ऑफ मोल्स भी अफेक्टेड होंगे, और नंबर ऑफ मोल्स अफेक्टेड होंगे तो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे। तो इस रिएक्शन में अगर हम वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर भी हमारा कम ज्यादा हो जाएगा एंड नंबर ऑफ मोल्स इज गोइंग टू बी शिफ्टेड इन द राइट डायरेक्शन, दैट इज कि रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। ओके, so this is how the Lee-Chatterjee principle is working and it is very very important part of this chapter. Now we are moving forward to the last questions here, which is from the category that is our solubility product. Okay, last questions हम करने वाले हैं. This is from our topic that is solubility product.
सो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ गिवन है, द क्वेश्चन इज सेइंग द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फॉर FeOH3 इज 1 into 10 की पावर -36। तो हमें यहाँ पर सॉल्युबिलिटी गिवन है 1 into 10 की पावर -36। What is the minimum concentration of OH minus ions required to precipitate FeOH3 at 0.01 m solution of FeCl2? ओके, तो क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमें FeOH3 जो होगा वो डिसएसोसिएट होगा हमारा Fe पॉजिटिव प्लस 3 और OH माइनस आयंस में। तो हमें इसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो हाउ वुड यू कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट? तो हमें बच्चों यहाँ पर अगर OH माइनस आयंस की कैलकुलेशन को कैलकुलेट करना है, सो व्हाट वी विल डू हियर, दिस OH माइनस आयंस विल बी गिवन बाय कि जो वैल्यू हमारी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की है उसको हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड कर देंगे। So what is the value of KSP here? The value of KSP being here is 1 into 10 की power -36 and it will be 0.01, जो concentration हमें given थी, it is 0.001. Okay, it came out to be 1 into 10 की power -36 and ये हो गया हमारा 0.001 and the calculation being done here is 1 into 10 की power -33। बट हमें यहाँ पर OH minus 3 ions की वैल्यू चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, we have to solve this equation as 1 minus 33 1/3 and it came out to be 1 into 10 raised to the power -11। और क्योंकि ये हमने concentration निकाली है, it will be in the mole liter inverse। Okay, so this is how you can calculate the value of concentration from the solubility product here। Next question we have is question number 2 and let's see what the question number 2 is saying. A sprangly soluble salt get precipitated only when the product of concentration of its ion in the solution becomes greater than the solubility product। तो definitely ऐसा होना चाहिए कि कोई भी salt तब precipitated होता है, वो कब precipitated होता है, जब उसमें आयन की कॉन्सेंट्रेशन उसके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा हो। क्लियर? हमें बोला है कि KSP BaSO4 की हमें गिवन है 8 into 10 की पावर -4 मोल पर dm³। हमें निकालनी है सॉल्युबिलिटी H2SO4 की। हमें KSP किसके लिए निकालना है? H2SO4 के लिए। और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 0.01 है। H2SO4 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 0.01। सो लेट्स डू द कैलकुलेशन हियर। सबसे पहले मैं बात करूं BaSO4 की, तो हमें इसको सोल्यूबल करवाना है, इसका मतलब हमें इसको डिसएसोसिएट करना होगा। तो इट इज गोइंग टू डिसएसोसिएट इनटू Ba प्लस SO4 -2 आयंस। क्लियर? तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमने S मानी, इसकी S मानी, तो जब हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन के लिए KSP लिखेंगे, इट केम आउट टू बी S का स्क्वायर। ठीक है? और सोल्युबिलिटी हमें क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है, क्या गिवन है? 8 into 10 की पावर -4। सो इट केम आउट टू बी 8 into 10 की पावर -4 का स्क्वायर, इट विल बी 64 into 10 की पावर -16 मोल पर लीटर। ओके, सो दिस विल बी द KSP बीइंग हियर। अब जैसे ही हमने उसको वाटर में डिसॉल्व किया तो धीरे धीरे उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो होगी वो रिड्यूस होती जाएगी, लेकिन हमें यहाँ पर जो वैल्यू निकालनी है वो H2SO4 के लिए कैलकुलेट करनी है। सो दिस इज द KSP बीइंग हियर, दैट इज 64 into 10 की पावर -16। नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 की प्रेजेंस में जो KSP की वैल्यू होगी वो कैसे वेरी करेगी? वी कैन सी हियर, दिस KSP विल बी गिवन बाय BaSO4 -2
एंड दिस विल बी S, और अब इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी S प्लस 0.01, और ये आ गया हमारा 64.10 की पावर माइनस 8. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ S हियर. अब हमें क्या करना है, 0.01 में हमें इसकी कॉन्सेंट्रेशन में इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सो इट विल बी 64 इंटू 10 की पावर माइनस 8 इक्वल टू S स्क्वायर प्लस 0.01 S. तो हमारे पास में ये इक्वेशन आ गई S स्क्वायर प्लस 0.01 S और माइनस 64 इंटू 10 की पावर माइनस 8 इक्वल टू 0. अब हमें क्या करना होगा बच्चों, इस लॉन्ग इक्वेशन के रूट्स कैलकुलेट करने होंगे एंड वी विल जस्ट अप्लाई हियर द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. ओके, हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ पर वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे. सो हियर द इक्वेशन इज S स्क्वायर प्लस 0.01 S minus 64 into 10 की power we have 8 here. Let's see what is the value of here. 10 की power minus 8 value है हमारे पास. So this is S square plus 0.01 S plus 64 into 10 की power minus 8 equal to 0. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम रूट्स निकालने के लिए. फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ठीक है, अब यहाँ पर ये है a जो कि 1 है, ये है b और ये है बच्चों हमारी c की वैल्यू. सो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज व्हाट वी विल गेट हियर, माइनस 0.01 प्लस माइनस 0.01 का स्क्वायर वी हैव प्लस 4 इंटू 64 इंटू 10 raised to the power minus 8 upon 2. So on solving this you will get here 6.5 into 10 raised to the power minus 5 mole dm minus 3. So by quadratic formula you will calculate the roots here और वो हमारा आ जाएगा 6.4 into 10 की power minus 5 mole dm minus 3 which is the value here being calculated in the presence of 0.01 H2SO4. क्लियर? ये क्वेश्चन हमारे लॉन्ग आंसर्स में कैलकुलेट होंगे क्योंकि यहाँ पर द कैलकुलेशंस आर बिट लॉन्गर. क्लियर? नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन इन दिस कैटेगरी एंड लेट्स सी व्हाट द लास्ट क्वेश्चन इज सेइंग. सो द लास्ट क्वेश्चन इज द आयोनाइजेशन कांस्टेंट्स ऑफ HF, HCOOH and HCN are given. Okay, so here K HF, K HCOOH and K HCN is given at 298 Kelvin, that is 6.8 into 10 की power minus 4, 18 into 10 की power minus 4 and 48 into 10 की power minus 9. ठीक है, अब बच्चों हमें इसके आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकालने हैं कॉन्जुगेट बेस के. क्लियर? तो जो HF है ना हमारा, वो हमारा वीक एसिड है. कैसा एसिड है? वीक एसिड है. तो HF being weak acid, so Kb is the ionization constants for conjugate base. तो HF लिया है हमने, तो HA माइनस हमारा एक वीक एसिड होगा और हमने माना कि Kb उनका आयोनाइजेशन कांस्टेंट है. सो हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ K हियर. अगर मुझे Kb निकालना है HCOO नेगेटिव के लिए तो मुझे इसको KW अपॉन इसके KHF से KHCOH से डिवाइड करना होगा. वाटर के लिए होता है हमारा 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14 और ये हो गया 18 इंटू 10 की पावर माइनस 4. सो ऑन सॉल्विंग दिस यू विल गेट द वैल्यू 5.56 इंटू 10 की पावर माइनस 11. सिमिलरली मुझे अगर Kb कैलकुलेट करना है फॉर HCN तो अगेन वाटर का होता है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14. इट विल बी डिवाइडेड बाय 48 इंटू 10 की पावर माइनस 9. सो दिस कैलकुलेशन पार्ट इज गोइंग टू गिव यू वैल्यू 2.08 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4. ओके, अब हमें KHF के लिए कैलकुलेट करना था तो इट विल बी Kb इक्वल टू KW अपॉन KHF. KW की वैल्यू 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14 upon 6 into 10 की power minus 4 and on solving this here what you will get, we will get the value here 1.47
इंटू 10 की पावर माइनस 11। सिंपल। तो अगर हमें कॉन्जुगेट बेस निकालना है तो हम उसके आयोनाइजेशन कांस्टेंट्स की वैल्यू को Kw से डिवाइड कर देंगे एंड Kw इज द आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर, दैट इज 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14। क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं होगा, इनफैक्ट वी हैव टू राइट इट्स वैल्यू। क्लियर? सो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे फ्रॉम अवर चैप्टर दैट इज इक्विलिब्रियम। तो हम एक बार शॉर्ट में जल्दी से रिवाइज बैक कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन किए। सबसे पहले हमने लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम को समझा, जिसमें हमने Kc की वैल्यू निकाली। देन वी हैव आयोनाइजेशन कांस्टेंट, जिसमें हमने Kb की वैल्यू फाइंड आउट की। देन वी हैव सम क्वेश्चंस ऑन pH स्केल, ली-चार्ट्रेल्स प्रिंसिपल एंड फाइनली वी हैव डन सम क्वेश्चंस ऑन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ओके, ये आयोनाइजेशन के केस में भी Ksp की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होती है। तो ये जो चैप्टर है, दिस चैप्टर इज बेसिकली कंप्लीट न्यूमेरिकल पार्ट वी हैव, और जिसकी कैलकुलेशंस हम प्रैक्टिस करके ही कर सकते हैं। और फॉर मोर प्रैक्टिसिंग व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट रेफर दिस अरिहंत बुक। आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन, सारी कैलकुलेशन, हर टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी के फ्लो के अकॉर्डिंग हमें इसमें गिवन है, और ये सफिशिएंट है हमें क्लास 11 सीबीएसई एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ओके, so we will start and we will meet with a new chapter in our next lecture. So thank you so much and have a wonderful day.